लेकिन ईरान किधर है? ईरान किसी खेल में दिखाई नहीं दे रहा। ईरान किसी चीज का हिस्सा नहीं बन रहा। ईरान बहुत मोहतात है और उसको इस बात का अंदाजा है कि उसके ऊपर बड़ा हमला किया जाएगा। ईरान की ज्यादा तवज्जो इस बात पे नहीं है कि वो जंग को रोके कैसे। उसकी ज्यादा तवज्जो इस बात पे है कि अगर जंग बढ़ती है तो उसको मैनेज कैसे करना है, उसको लड़ना कैसे है। बहुत बड़ी मिकदार में उसने मिसाइल बनाकर रखे, कोई ये तवक्को नहीं कर रहा था। बहुत बड़ी तादाद में उसके पास ड्रोन्स हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ईरान का ज्यादा फोकस इस बात पे है कि रशिया के साथ, तुर्की के साथ, सेंट्रल एशिया के कुछ ममालिक हैं उनके साथ और चाइना के साथ उसने अपना रिलेशन कैसे रखना है और उनके साथ किस किस्म का ताल्लुक बनाकर रखना है कि अगर लड़ाई लंबी चलती है तो ईरान सस्टेन कर सके। यह है वो इंपॉर्टेंट चीज जिसकी तरफ ईरान इस बात से ज्यादा तवज्जो दे रहा है कि मुज़ाकरात में क्या बनता है। और देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से जो ताजा हमले हुए हैं ईरान पे, बड़े खौफनाक हमले हुए हैं और जवाबी हमले भी ईरान ने किए हैं। लाजमी बात है, जब भी उस पर अटैक होता है वापस अटैक करता है वो तो रुकता नहीं है। तो इराकची ने कहा है, जो अब्बास इराकची हैं, वजीर खारजा ईरान के, उन्होंने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक डेडलाइन दी है मुज़ाकरात के बीच में, ये उसकी वायलेशन है जिस किस्म के हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं। और ईरान की जानिब से अभी भी उन 15 नुकात के ऊपर कोई जवाब नहीं आया। मेरे ख्याल में चंद चीजें वो मान सकते हैं, चंद चीजों पे डिबेट हो सकती है और चंद चीजों को वो नहीं मानेंगे। यहां अगर जंगबंदी होती है तो ईरान की टांग ऊपर है, यानी ईरानी खुश रहेंगे कि उन्होंने इस लड़ाई को हारा नहीं है। लेकिन अगर टेबल के ऊपर वो इस लड़ाई को हार गए, बाद वक्त होता है ऐसे है कि जो लड़ाई आप मैदान में जीतते रहे होते हैं वो आप टेबल पे हार जाते हैं। तो ईरान को इस बात की फिक्र करनी पड़ेगी कि जो लड़ाई उन्होंने मैदान में अब तक साबित कदमी के साथ लड़ी है उसको टेबल पे वो कितना अच्छा लड़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सऊदी अरब क्योंकि गल्फ कंट्रीज का लीडर है तो वो सबकी नुमाइंदगी कर सकता है। तुर्की जो है वो यूरोप के बिल्कुल साथ है, उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, हम सब जानते हैं। और मिस्र जो है वो स्वेज कैनाल उसके पास है, जब वहां से जहाज गुजरते हैं तो उनको फायदा होता है, नहीं गुजरते तो नहीं होता। तो अगर रेड सी में प्रॉब्लम आती है या आबना हुरमुज़ में प्रॉब्लम आती है या बाब मंदब में आती है तो मिस्र भी मुतासर होता है। तो मिस्र की भी कोशिश है कि किसी तरह यहां पे अमन पैदा हो जाए, क्योंकि आज फैसला हो जाएगा। अगर आजाद कश्मीर के शहरी निकल आए और बहुत बड़ी तादाद में निकल आए और उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च को कामयाब बना लिया तो फिर मुतालबात पे भी बात होगी, मुज़ाकरात भी दोबारा होंगे, चीजें नॉर्मलाइज होने की तरफ जाएगी। लेकिन अगर आज अवाम ना निकली और अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग अकेले रह गए तो फिर याद रखिएगा जो जो लोग इस कमेटी के अंदर शामिल थे या जो लोग भी इसके साथ काम करते रहे हैं उनके खिलाफ एक बड़ा हौलनाक और खौफनाक किस्म का क्रैकडाउन होगा। यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमने होते हुए देखा गुज़िश्ता 4 सालों में, पाकिस्तान में उससे मिलती जुलती या उससे ज्यादा शिद्दत की चीजें हम होती हुई देखेंगे आजाद कश्मीर में। तो आज के दिन के ऊपर सारा इन्हिसार है। देखिए, हमारी सारों की जिंदगी में ना कभी ये मौका आता है कि हमें फैसला करना पड़ता है। ये बात मैं आजाद कश्मीर के शहरियों से कर रहा हूं, हर एक की जिंदगी में आता है। इमरान खान की जिंदगी में मौका आया, उसको फैसला करना था कि वो किस रास्ते पे चलेगा, तो उसने अपना रास्ता चुन लिया। उसने कहा जी मैं हकीकी आजादी लूंगा और मैं इनके सामने हार नहीं मानूंगा, मैं इनसे नहीं डरूंगा और इनका मुकाबला करूंगा। तो इमरान खान ने अपना रास्ता चुन लिया। मेरे सामने जिंदगी में बार बार ये मौका है, जब मैंने अपने दिल की सुनी, अपने जमीर की सुनी, मुझे नुकसान जरूर हुआ लेकिन कभी मुलामत नहीं हुई, पछतावा नहीं हुआ। हाँ, नुकसान जरूर हुआ, यानी मैं खुशियां खरीद सकता था लेकिन इत्मीनान चला जाता। तो मेरे साथ आज जो भी है, हो सकता है मैं ज्यादा खुश ना हूं लेकिन मैं मुतमईन हूं कि जो मैंने किया वो ठीक किया, जो मैंने किया वो मेरे दिल की आवाज थी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक फैसला कर लेते हैं वक्ती तौर पे, कमजोर पड़ के, वक्ती तौर पे किसी मुसीबत से बचने के लिए आप फैसला कर लेते हैं। वो एक कमजोर लम्हा आपका पीछा करता है, फिर वो आपको नहीं छोड़ता, जिंदगी भर का एक पछतावा रहता है। तो उस पछतावे से बचने से बेहतर है कि मौके के ऊपर अपने जमीर की आवाज सुनी जाए, वो फैसला किया जाए जिस फैसले में पछतावे का अंसर ना हो, बाद में आपको पछताना ना पड़े, आप फख्र कर सके अपने ऊपर कि ठीक है नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है मेरे पैसे जाया हो गए, मेरी प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, मुझे खुद कुछ सेहत के मसाइल आ गए, कुछ भी हुआ, लेकिन कम से कम मैंने जो किया मैं उस पर मुतमईन हूं। तो ये जिंदगी में सबको मौका मिलता है, हर एक को मिलता है। आज ये आजाद कश्मीर वालों का मौका है कि वो ये फैसला करें कि वो एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी करेंगे या एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी से अपने आप को आजाद करेंगे। आज कश्मीर के लोगों ने फैसला करना है कि वो अपने बच्चों को किस तरह का कश्मीर देकर जाना चाहते हैं। क्या उनके बच्चों के कश्मीर में भी ये मसाइल ऐसे ही रहेंगे या उनके बच्चे एक महफूज और निस्बतन आजाद कश्मीर के अंदर होंगे जहां पे वो अपने फैसले खुद कर सकेंगे, उनके फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज एक बड़ा अहम दिन है जहां कश्मीरी फैसला करेंगे कि वो अपने हुकूक पे सरेंडर करेंगे
या अपने हकूक पे डाके को आइंदा के लिए बंद करवाएंगे। नाज़रीन, कुछ अफवाहें चलाई जा रही हैं और ये सोशल मीडिया पे और दीगर जराए से आजाद कश्मीर में खबरें फैलाई जा रही हैं। खबरें ये फैलाई जा रही हैं कि कोई कह रहा है कि कॉल मुअख्खर हो गई, कोई कह रहा है कि ये हो गया, कोई कह रहा है कि वो हो गया, कोई कह रहा है कि आदत में फला फला बंदे पकड़े गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की सारी क़यादत है वो महफूज है और वो आपस में किसी ना किसी तरह राब्ते में भी है, नंबर एक। नंबर दो, अगर लॉन्ग मार्च कामयाब होता है तो ये सारे लोग अवाम के बीच में आ जाएंगे और वो दिखाई भी देगा उस वक्त। और नंबर तीन, अभी तक एहतजाज की कॉल को मुअख्खर नहीं किया गया, यानी एहतजाज को कैंसिल नहीं किया गया। अभी तक 9 जून का एहतजाज अमली तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी कॉल अभी तक खत्म नहीं की गई। और ये जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वहां से ये खबर बार बार दी जा रही है कि अफवाहों पे आप कान ना धरे। मार्केट में बहुत सारी लॉन्ग मार्च के हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मगर ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इनके ऊपर कान मत धरें और आप फोकस रखें 9 जून के अपने एहतजाज के ऊपर। नाज़रीन, हमने आज कुछ मनाजिर बरतानिया में भी देखे जो अजीब मनाजिर हैं। हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे माजी में कभी कि ऐसा भी होगा, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान को चलाया है, हमने बहुत सारी चीजें पहली मरतबा होते हुए देखी। तो आज एक और नई चीज हमने होते हुए देखी कि वो कश्मीरी नौजवान और कश्मीरी शहरी जो आजाद कश्मीर के हैं, जो रहते हैं बरतानिया में, वो जो एहतजाज किया करते थे इंडियन एम्बेसी के बाहर जाकर, और वो भारत के खिलाफ एहतजाज किया करते थे हमेशा से, इस बुनियाद पर कि भारत कश्मीरियों के हकूक गसब कर रहा है, वो सारे लोग आज पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर एहतजाज कर रहे थे। ये इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर हैं और पाकिस्तान को यहां तक लाए एस्टेब्लिशमेंट के फैसले। यानी टॉक शो के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो है, मुक्तदरा एस्टेब्लिशमेंट आप यही बोलते हैं ना, वो टॉक शो के अंदर मैसेजेस करके बता रहे हैं कि जनाब हम तो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम तो 12 सीटें भी रखेंगे, हम तो इनके साथ बातचीत भी नहीं करेंगे, हम इनको मुंह भी नहीं लगाएंगे। और वो जो वजीर आजम है फैसल राठौर, वो इनके मुताबिक अपना मौक़िफ़ भी बदल लेता है। अब एक और खेल भी हुआ आज। फैसल राठौर ने, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो वजीर आजम है आजाद कश्मीर का, उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को बताया कि जो खेल इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट खेल रही है आजाद कश्मीर में, या तो आप इलेक्शन मुलतवी करवा दें कि इलेक्शन ही ना हो वहां पे, और अगर आजाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ और अपने शेड्यूल के मुताबिक हुआ जो कि जुलाई के आखिर में होने जा रहा है, 1 महीना और कुछ दिन उसमें बाकी है, और अगर तो इलेक्शन अपने शेड्यूल के मुताबिक आजाद कश्मीर में होता है तो हम अपने हलकों में भी नहीं घुस सकेंगे इसके बाद। क्योंकि देखिए, पीपल्स पार्टी का वहां पर वजीर आजम बनाया गया, फैसल राठौर उसका नाम है, और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे तरीके से चलता है। तो पीपल्स पार्टी को उन्होंने बताया, और उसके बाद से लेकर अब तक लगातार सहाफियों को, मुख्तलिफ दानिश्वरों को और मुख्तलिफ जगहों पे ये इंफॉर्मेशन फैसल राठौर और उनके लोगों की जानिब से फीड की जा रही है कि जनाब ना तो मैं कलदम करने के हक में था, ना जनाब मैं कोई उनके ऊपर गोली चलाने के हक में हूं, ना मैं उनके ऊपर क्रैकडाउन करने के हक में हूं। मैं तो मुज़ाकरात करना चाहता था, लेकिन ये सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। तो आप जनाब ये खबरें चलाएं, आप जनाब ये दावे करें टीवी के ऊपर, और खुद मुंह से एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। तो ये अवाम को बेवकूफ समझते हैं कि इनके लिए जनाब बयानिया बनाया जाए कि फैसल राठौर बेगुनाह है, नवाज शरीफ बेगुनाह है, जरदारी बेगुनाह है, और ये सारा कुछ जबरदस्ती एस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया, और ये तो बेचारे रोटी को चोची कहते थे। ऐसा नहीं है। मैं कुछ चीजें रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं और मुझे आजाद कश्मीर के लोग मेरी तस्हीह कर सकते हैं। आप खुद बताएं मुझे, यहां कमेंट करके आप बता दें कि क्या नवाज शरीफ ने या जरदारियों ने, शरीफों ने या जरदारियों ने, किसी ने भी अभी तक मजम्मत की है जो रावला कोर्ट में कत्लेआम हुआ या जो ऑपरेशन हुआ उसकी, या एक अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी को कलदम करार देने पर इन्होंने कोई मजम्मत की हो या कोई स्टेटमेंट दिया हो इस अमल के खिलाफ? तो ना नवाज शरीफ बोला, ना जरदारी बोला, और ना इनके खानदान बोले, और ना इनकी पॉलिटिकल पार्टीज बोली। तो ये तो बेनिफिशियरी है इस सारे खेल के। ये पब्लिक को बावर करवाते हैं कि जनाब ये हम नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पब्लिक को कहानी कोई और सुना देते हैं, लेकिन अंदर खाते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट की पूरी सहूलतकारी कर रहे हैं। वो जो जुल्म करते हैं ये उसके हिस्सेदार हैं। मुझे बताएं ना, वहां पे अब कोई जर्नैल बैठ के तो आईनी तरमीम नहीं कर रहे थे ना। आईनी तरमीम तो उन्होंने जरदारी और नवाज शरीफ के जरिए करवाई है। फजल रहमान उसके अंदर हिस्सेदार बने। ये जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान के साथ इलेक्शन चोरी किया है, अगर जरदारी और नवाज शरीफ ना करते तो ये जर्नैल तो अकेले इलेक्शन चोरी करके खुद आके एमएनए एमपीए सेनेटर बन के तो नहीं बैठ सकते थे। तो ये सारे हर चीज के अंदर बराबर के मुजरिम है। लिहाजा जहां पे एक्सपोज किया जाता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उनके गुनाहों की पादाश में, वहां उनके सहूलतकारों का नाम लेना भी अशक जरूरत है कि ये लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं और ये उसके बेनिफिशियरी हैं। ये जूते पॉलिश कर करके और आपस में एक लाइजॉन बना के 2 नंबरी करके इन्होंने मुल्क को लूटने का एक तरीका ढूंढा हुआ है और मिलजुल कर कार्रवाई डाल रहे हैं। जो कुछ रावला कोर्ट में हुआ, किसी ने कोई मजम्मत नहीं की, किसी ने कोई बात नहीं की, ये बराबर के शरीक है। नाज़रीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि एतवार की रात को रावला कोर्ट में हुआ क्या। देखिए, आज मंगल का दिन है, कल पीर का दिन था। मैं सारा दिन कोशिश करता रहा कि सारी मालूमात मैं इकट्ठी करूं।
मैंने दर्जन भर लोगों से बात की, अलग अलग लोगों से इंफॉर्मेशन ली कि एक्चुअली रवला कोर्ट में क्या हुआ। एक तो पूरे कश्मीर के अंदर जो है वो बात करना ही अजाब बना हुआ है, इंटरनेट, मोबाइल फोन, ये चीजें बंद है। मवासलात का पूरा निजाम दरम बरम करके बंद किया हुआ है कि लोग आपस में राब्ते में ना रहे, और ये सारा कुछ किया हुआ है ताकि अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोग ज्यादातर आपस में राब्तों में ना आ सके, और अगर वो राब्तों में आ गए तो फिर वो क्या करेंगे, वो ज्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ निकलेंगे। लिहाजा उनके राब्ते तोड़ने के लिए पूरी की पूरी कश्मीर की आवाम को सजा दे दी गई। तो आप वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। तो मैंने अलग अलग सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की वो अभी भी बकरों में और टुकड़ों में है। लेकिन जब तक वहां पे मवासलात का निजाम बहाल नहीं हो जाता, जब तक कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कोई एलामिया जारी करके नहीं बताती कि कितने लोग लापता हैं, कितने जख्मी हैं और कितने जाँ बहक हुए हैं, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो कम से कम इतलात भी आई हैं वो 10 लोगों के जाँ बहक होने की इतलात कम से कम मौसूल हुई है, और जो इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा है वो तो बहुत बड़े नंबर भी लोग बताते हैं। लेकिन ज्यादा लोग जो दावा कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी 20 लोगों के आसपास लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को बुलेट इंजरीज आई है।